नमस्कार दोस्तों। आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 40वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। थैंक्स आदित्य, यह कहने के लिए। यह कहकर रावी ने रेहान को हक कर लिया तो रेहान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वह भी समझ रहा था कि इस वक्त रावी को एक दोस्त के सहारे की जरूरत है और वह उसका वह सहारा बनना चाहता था। दूसरा दिन रावी बेचैनी से हॉल में चहलकदमी कर रही थी, क्योंकि उसे वीर की कही बात याद थी कि वह आज रेहान को वापस ले जाने के लिए आएगा। बस उसे डर था कि कहीं रेहान उसके साथ चला न जाए। उसकी यह बेचैनी सुबह से रेहान और सुनील जी भी नोटिस कर रहे थे। सुनील जी रावी के पास आए और पूछा, रावी क्या हुआ बेटा? मैं कल से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान हो। तो रावी जो अपनी डैड से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आई। रावी ने घबरा कर अपनी डैड का हाथ पकड़ लिया। तभी मैड ने जाकर डोर ओपन किया तो सामने ही वीर और विक्रांत खड़े हुए थे। रेहान वहीं सोफे पर ही बैठा हुआ था। उसने जब वीर और विक्रांत को देखा तो कंफ्यूजन से उनकी तरफ देखने लगा। वहीं रावी की आंखों में अब घबराहट और भी ज्यादा नजर आने लगी। वहीं सुनील जी भी सवालिया नजरों से वीर और विक्रांत को ही देख रहे थे। वीर और विक्रांत दोनों ने ही किसी की परमिशन की जरूरत महसूस नहीं की और सीधा अंदर आ गए। रावी ने जल्दी से जाकर रेहान की बाह पकड़ ली, जैसे वीर और विक्रांत उससे रेहान को छीनने के लिए आए हों। वहीं रेहान ने पहले रावी की तरफ देखा, फिर वीर और विक्रांत की तरफ, जो आंखों में कई तरह के इमोशंस लिए रेहान को ही देख रहे थे। इससे पहले कि रेहान उनसे कुछ पूछता, वीर और विक्रांत दोनों ने ही जाकर रेहान को हक कर लिया। रेहान को अपने सामने सही सलामत देखकर वीर की आंखें तो नम ही हो गई। रेहान, तुम बिल्कुल ठीक हो। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम नहीं जानते हमें कितनी खुशी हो रही है तुम्हें अपने सामने देखकर। वहीं रेहान के चेहरे पर भी अभी भी असमंजस के भाव थे। रेहान ने पूछा, कौन है आप लोग? मैं आप लोगों को नहीं जानता और मैं रेहान नहीं हूँ, मैं आदित्य हूँ। तभी वीर और विक्रांत रेहान से थोड़ा दूर हुए तो वीर ने रेहान से पूछा, तुम रेहान? वीर ने रेहान से कहा, तुम रेहान राठौर हो, यही तुम्हारी असली पहचान है, तुम आदित्य नहीं हो। तभी रावी ने कहा, आदित्य सही कह रहा है, वह रेहान राठौर नहीं है। रेहान राठौर की शक्ल आदित्य से मिलती होगी पर यह रेहान नहीं है। तो विक्रांत ने रावी को थोड़ा घूर कर देखा और वीर ने कहा, मैंने तुम्हें कल भी हॉस्पिटल में समझाया था कि रेहान को बार बार आदित्य कहना बंद करो, जो उसकी असली पहचान है तो मतलब है, और बाकी सारे सबूत मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। कहकर उसने किसी को अंदर बुलाया। अंदर आ जाओ। वीर का ऑर्डर मिलते ही दो आदमी अंदर आए। उनके हाथ में एक फाइल थी। विक्रांत ने फाइल ले ली और रेहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह देखो, यह रहे तुम्हारे रेहान राठौर होने के सबूत। तो रावी ने वह फाइल रेहान तक पहुंचने से पहले ही खुद ले ली और उसे फेंकते हुए कहा, सबूत झूठे भी बनाए जा सकते हैं। रावी की हरकत पर रेहान और सुनील जी दोनों ही हैरान रह गए। वहीं वीर विक्रांत को रावी पर बहुत गुस्सा आया। वह इतना तो समझ गए थे कि रावी रेहान को छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए उन्हें झूठा साबित करना चाहती है। पर फिलहाल के लिए दोनों ने शांति से काम लेने का सोचा, क्योंकि कुछ भी हो आखिर रेहान सही सलामत है तो रावी की वजह से। वीर ने रावी को समझाते हुए कहा, अच्छा तो कितने सालों से आदित्य तुम्हारे साथ है? इस बात पर रावी की बोलती एकदम से बंद हो गई और वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। वीर समझ गया कि रावी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वह भी जानती है कि आदित्य मतलब रेहान उसके साथ 4 सालों से है। फिर विक्रांत ने कहा, 4 साल है ना? और 4 साल पहले उसकी जिंदगी क्या थी तुम जानती हो? इसकी फैमिली क्या थी तुम जानती हो? नहीं ना। अब जब इसकी फैमिली इसे लेने आई है तो तुम इतना हैरान परेशान क्यों हो रही हो? फिर विक्रांत ने रेहान से कहा, क्या तुम्हें याद है आज से 4 साल पहले तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, तुम्हारी फैमिली कौन थी? तुम्हें तो अपना नाम भी याद नहीं है ना? और यह आदित्य नाम क्या तुम जानते हो? तुम्हें आदित्य नाम किसने दिया? अब रेहान भी कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, तुम सही कह रहे हो, आज से 4 साल पहले मेरी जिंदगी क्या थी मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो यह भी याद नहीं है कि तुम लोग कौन हो और कौन है मेरी फैमिली। तो विक्रांत ने कहा, उस दिन पार्टी में जो तुमसे मिली थी ना, वह थी तुम्हारी बीवी रूहानी, जो पिछले 4 सालों से तुम्हारे जिंदा होते हुए भी एक विंडो की तरह
जिंदगी जी रही है। और उस दिन मॉल में जिस बच्चे से तुम टकराए थे ना, वह थी मिष्टी, तुम्हारी खुद की बेटी, तुम्हारा अपना खून। उस बच्चे ने आज तक तुम्हें सिर्फ फोटो में देखा है, जिसके इस दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें तो यह खुशी भी नसीब नहीं हुई कि तुम्हें पता चल सके कि तुम बाप बनने वाले हो। अब जाकर रेहान को महसूस हुआ कि क्यों उस दिन रूहानी और मिष्टी को गले लगाने से उसे अपनेपन की फीलिंग हो रही थी। मिष्टी उसका खुद का खून, अपना, उसकी बच्ची, आखिर खून का रिश्ता था उसका मिष्टी के साथ। अब जाकर रेहान को महसूस हुआ कि रावी इतना घबराई हुई क्यों थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं पहले ही पता चल गया था कि आदित्य ही रेहान राठौर है। रेहान ने रावी की तरफ देखा और पूछा, रावी, तुम्हें पहले ही पता चल गया था ना मेरी फैमिली के बारे में? तो रावी ने नम आंखों से रेहान की तरफ देखा और कहा, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला, पर आदित्य, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। 4 सालों में तुमसे गहरा रिश्ता बन चुका था हमारा, इसलिए मैं डर गई थी कि अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। और कैंडी, उसने तो हमेशा तुम्हें ही अपना डैडी माना है ना, और तुम्हें पता है ना वह तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रहती। और जब तुम चले जाओगे, पता तो यह कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? तो सुनील जी ने आगे आते हुए कहा, पर रावी, रेहान तुम्हारा एक पेशेंट था और उस हिसाब से तुम भी जानती थी कि कभी न कभी रेहान की याददाश्त लौट आएगी और इसे वापस अपनी दुनिया में जाना ही होगा। तो तुमने यह उम्मीद लगाई ही क्यों बेटा? मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि आदित्य से इतना लगाव मत रखो, क्योंकि कभी न कभी वह अपने परिवार के पास लौट ही जाएगा। लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो रावी ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों सुनूं मैं इस बात को? दिन रात एक किया था मैंने आदित्य को ठीक करने के लिए। मैंने इन्हें एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं किया था, मैंने इन्हें अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया था। और कैंडी ही थी ना जिसने इन्हें जीने की वजह दी। और डैड, मेरी गलती क्या थी बताओ, कि मैं प्यार करती हूँ आदित्य से? मेरी कैंडी की क्या गलती है कि वह इन्हें अपना बाप समझती है? बताइए ना, मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद भी नहीं चाहती थी, मैं तो खुद भी नहीं जानती थी ना इनकी फैमिली के बारे में। अगर मैं शुरू से जानती तो क्या मैं इन्फॉर्म ना करती? आप ही बताइए। क्या मैंने आदित्य की फैमिली को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी? क्या मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट नहीं करवाई थी? मैंने जाकर पता नहीं किया था कि उनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है कि नहीं? पर नहीं थी ना कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज, तो मैं कैसे पता लगाती बताइए? और इतने साल हम साथ में थे तो लगाव तो होना ही था ना। यह हमारे हाथ में तो नहीं था। आदित्य इतने साल हमारे साथ फैमिली मेंबर की तरह रहा है, तो कैसे ना लगाव होता? वीर और विक्रांत को भी कहीं न कहीं सही रावी की बात सही लगी। आखिर आज रेहान उनके सामने जिंदा और सही सलामत खड़ा था, इसमें रावी का बहुत बड़ा योगदान था। वीर ने रावी को समझाते हुए कहा, देखो मिस रावी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आपने वाकई में रेहान को दूसरी जिंदगी दी है और आपने हम सब पर एहसान किया है रेहान की जान बचाकर। लेकिन औरत होने के नाते और एक माँ होने के नाते आप रूहानी और मिष्टी के बारे में भी सोचिए ना। रूहानी बीवी है रेहान की और मिष्टी उसकी बच्ची। वह जब से पैदा हुई है उसने अपने डैड को नहीं देखा है। वह भी अपनी डैड को बहुत मिस करती है। क्या आपको नहीं लगता कि उसे भी पिता का प्यार मिलना चाहिए? वीर की बात सुनकर रावी थके हुए कदमों से सोफे के पास आई और धम्म से सोफे पर बैठ गई। वह बड़ी ही उदास आवाज में बोली, चले जाओ यहाँ से रेहान, जाओ अपनी फैमिली के पास। समझा लूंगी मैं खुद को और कैंडी को भी, चले जाओ यहाँ से। रेहान ने रावी के पास आते हुए कहा, रावी, मेरी बात। लेकिन रावी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक लिया और कहा, मेरे पास मत आना रेहान, वरना मेरी हिम्मत टूट जाएगी, प्लीज चले जाओ। रेहान ने सुनील जी की तरफ देखा तो सुनील जी ने भी पलकें झपकाकर उसे जाने का इशारा किया। रेहान ने गहरी सांस ली, फिर वीर और विक्रांत की तरफ देखा और कहा, चलो। वीर और विक्रांत ने एक अफसोस भरी नजरों से रावी की तरफ देखा और फिर रेहान के साथ वहां से चले गए। अब रावी अपने डैड के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। वो चला गया डैड, वो चला गया, मुझे इसी बात का डर था। उसकी उसकी फैमिली ने मेरे आदित्य को मुझसे दूर कर दिया डैड। मैं और कैंडी कैसे रहेंगे उसके बिना? सुनील जी अफसोस से अपनी बेटी का सिर सहला रहे थे, उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। वह अपनी बेटी के दर्द को समझ रहे थे, पर वह हालातों के आगे मजबूर थे और कुछ नहीं कर सकते थे। राठौर मैंसन, दादी, दादू, सुहाना
और माहिरा चारों ही सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं रूहानी बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। सुहाना और माहिरा को तो पता था रूहानी की बेचैनी का कारण, लेकिन दादी और दादाजी को उसकी बेचैनी का कारण नहीं पता था। दादी कई बार रूहानी से पूछ चुकी थी, रूहानी क्या हुआ बेटा, कौन आने वाला है। दरअसल रूहानी दादी और दादाजी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया था। सुहाना ने दादी से कहा, दादी बस थोड़ी देर और वेट कीजिए ना, आपको एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज मिलने वाला है। दादी ने कहा, बेटा पिछले 1 घंटे से मैं उस सरप्राइज का वेट कर रही हूँ, पर वह सरप्राइज कब। कहते कहते दादी एकदम से रुक गई, क्योंकि उनकी नज़रें मेन एंट्रेंस से आ रहे रेहान की तरफ ठहर गई। वहीं दादाजी और दादी रेहान को देखकर कुछ पलों के लिए तो जैसे थम से गए। वहीं रूहानी ने जैसे ही रेहान को अंदर आते हुए देखा तो उसकी आंखों में खुशी से आंसू चमक उठे। रूहानी, माहिरा और सुहाना की भी आंखें नम हो गई। रूहानी भागकर रेहान के सीने से लग गई। रेहान, तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, तुम जरूर आओगे रेहान, तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। वहीं दादी और दादाजी सोफे से खड़े होते हुए बोले, हमें कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं ना, यह हमारा रेहान ही है ना। तो सुहाना और माहिरा दोनों ही दादा दादी के पास आए और बोले, हाँ दादी और दादू, यह रेहान जीजू ही है, रेहान जीजू जिंदा है। अब दादी और दादाजी की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए रेहान के पास गए। दादी ने प्यार से रेहान के चेहरे को छूते हुए कहा, रेहान मेरा बच्चा, तू सही है ना। दादी रेहान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली और फिर उसके गले लगकर रोने लगी। वहां मौजूद सभी की आंखें नम थी, लेकिन रेहान, वह तो उन सब लोगों को पहचानता भी नहीं था। वह कन्फ्यूजन से सब लोगों को देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में उन सभी को देखकर एक अपनेपन वाली फीलिंग्स महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद दादी रेहान से दूर हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कहाँ था तू, बोल, क्या तुझे एक बार भी अपने बूढ़े दादा दादी की फिक्र नहीं हुई। और रूहानी रूहानी की तुझे याद नहीं आई, वह बेचारी कैसी रही इतने सालों तक तेरे बगैर। रेहान ने एक नज़र रूहानी की तरफ देखा, जिसके होठों होठ तो मुस्कुरा रहे थे, पर आंखों में कई तरह के इमोशंस थे और साथ में थी नमी। रेहान ने दादी से कहा, देखिए मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग को, पर मैं खुद नहीं जानता था कि मेरा इतना बड़ा परिवार है। रेहान को ऐसे अजनबियों की तरह बातें करते देखकर दादी और दादाजी कुछ पल के लिए शॉक्ड रह गए। फिर उन्होंने वीर और विक्रांत की तरफ देखा तो वीर और विक्रांत ने दादी और दादू के पास आते हुए कहा, हम आपको बाद में सब बताएंगे, आइए बैठिए। कहकर वीर और विक्रांत दादी और दादू का हाथ पकड़कर उन्हें वापस सोफे के पास ले आए और उन्हें बैठा दिया। रेहान अभी भी उन लोगों को जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। रूहानी को विक्रांत ने पहले ही बता दिया था कि रेहान की याददाश्त जा चुकी है। तभी मिष्टी, जो अभी कुछ देर पहले ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसने जब सामने रेहान को देखा तो भागती हुई उसके पास आई। डैड, आप आ गए, मुझे पता था आप जरूर आओगे, आपको अपनी मिष्टी की याद आ गई ना। कहकर मिष्टी अपने छोटे छोटे कदमों से रेहान की तरफ दौड़ी और रेहान के पैरों से आकर लिपट ही गई। रेहान ने झुककर मिष्टी को अपनी गोद में उठा लिया तो मिष्टी ने अपनी छोटी छोटी बाहें रेहान के गले में डाल दी और उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मुझे पता था आप जरूर आओगे, गॉड ने मेरी प्रे सुन ली। मिष्टी को अपने डैड के पास देखकर रूहानी की आंखें फिर से झलक आई। इस पल का वो कब से इंतजार कर रही थी। आज मिष्टी को उसके डैड मिल गए थे। वहीं सुहाना और माहिरा दोनों की ही आंखें आंसुओं से भरी मुस्कुराते हुए मिष्टी और रेहान को देख रही थी। वीर मिष्टी के पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिष्टी चलो चाचू के पास आओ। तो मिष्टी ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने डैड के पास रहना है। तो वीर ने कहा, डैड के आते ही चाचू को भूल गई, हाँ। दरअसल मिष्टी अपने डैड को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसे यह लग रहा था अगर उसने अपने डैड को छोड़ दिया तो फिर से उसके डैड उसे छोड़कर चले जाएंगे। रेहान ने मिष्टी को समझाते हुए कहा, बेबी अपने चाचू के पास जाओ, मुझे आपकी मम्मा से ज़रूरी बात करनी है। तो मिष्टी ने चेहरा उठाकर रेहान की तरफ देखा और कहा, डैड आप मुझे दोबारा छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। मिष्टी अपनी छोटी छोटी आंखों में कई उम्मीदें लिए रेहान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था अपने डैड को खोने का डर। रेहान ने उसके गाल पर हाथ रखा और प्यार से कहा, नहीं बच्चा, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। कहकर रेहान ने मिष्टी के फूले हुए गालों पर किस किया तो मिष्टी ने भी खुश होकर अपने डैड के गाल पर किस किया और कहा है,
ठीक है डैड, आप मम्मा से बात कर लो, फिर बाद में मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। आपको पता है मुझे आपको बहुत कुछ बताना भी है, कहकर मिष्टी वीर के गोद में चली गई। रेहान ने रूहानी की तरफ देखा और कहा, रूहानी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूहानी को रेहान का यह अजनबी वाला बिहेवियर कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा रहा था, लेकिन वह कहीं ना कहीं रेहान की कंडीशन भी समझ रही थी। इसलिए उसने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और रेहान को अपने रूम में ले गई। रेहान इतने सालों बाद अपने रूम में आया। उसने एक सरसरी निगाहों से पूरे रूम को देखा। बेड के पीछे लगी हुई अपनी तस्वीर को देखकर वह कुछ देर के लिए तो रुक ही गया। उस तस्वीर में रेहान के चेहरे पर एक अलग ही रौब नजर आ रहा था और उसका ऑरा ही काफी स्ट्रांग था। उस तस्वीर को देखकर रेहान को लगा कि उसने वाकई में याददाश्त के साथ साथ खुद को भी खो दिया है। रूहानी ने जब रेहान को अपनी तस्वीर को इतना गौर से देखते हुए देखा तो आकर उसकी बाह को पकड़कर अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया। फिर रूहानी ने अपना सिर उठाकर रेहान की तरफ देखा और कहा, 4 साल बिताए हैं मैंने इस कमरे में अकेले तुम्हारे बिना। ये अकेलापन जैसे काटने को दौड़ता था, पर अब तुम मिल गए हो ना, तो अब मैं उस वक्त को याद नहीं करना चाहती। तुम मेरे पास हो यही काफ़ी है, क्योंकि इस रूम में हमारी काफ़ी सारी खूबसूरत यादें भी बसी हुई है। कहते हुए रूहानी ने रेहान की तरफ देखा। रेहान ने सिर टेढ़ा करके रूहानी के चेहरे की तरफ देखा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने रूहानी का हाथ अपनी बाह से हटाया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। रेहान का बार बार ऐसे अजनबियों जैसा व्यवहार रूहानी के दिल को दर्द पहुंचा रहा था, पर रूहानी सब्र से काम लेना चाहती थी। वह भी जाकर रेहान के पीछे खड़ी हो गई तो रेहान ने कहा, देखिए मैं आपके इमोशंस को समझ रहा हूँ, पर मेरे लिए एकदम से सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं 4 साल पहले की ज़िंदगी पूरी तरह से भूल चुका हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं। अभी आप सभी लोग मुझे सिर्फ अजनबियों की तरह ही नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है मेरा बिहेवियर शायद आपको हर्ट करे, लेकिन यह सब मैं जानबूझकर नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए और मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तो रूहानी रेहान के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, मैं समझ रही हूँ रेहान, जब इतना वक्त मैंने सब्र कर लिया तब थोड़ा और सही। रेहान ने रूहानी की आंखों में देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, देखिए मुझे पता है कि आगे जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ शायद आपको तकलीफ पहुँचाए, लेकिन मेरी बात को समझने की भी कोशिश कीजिए। मैं भले ही अपनी फैमिली के पास और आपके पास लौट आया हूँ, लेकिन मैं रावी और कैंडी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। कैंडी मुझे ही अपना पिता समझती है। अब अचानक से कैसे मैं उससे कहूँ कि मैं उसका डैड नहीं हूँ। वहीं रावी मेरी बहुत अच्छी दोस्त की तरह रही है और मेरी यह नई जिंदगी उसी की देन है, तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रेहान की बात सुनकर रूहानी को वो दिन याद आ गया जब रावी उसकी आंखों के सामने उसके रेहान को उसकी बाहों में बाहें डालकर वहां से ले गई थी, और वही वो बच्ची रेहान को डैड कहकर बुला रही थी। हालांकि रूहानी रेहान की बीवी थी तो उसके लिए यह सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिलहाल के लिए उसे यह सब वक्त पर ही छोड़ना था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके रेहान का दिल सिर्फ उसकी रूहानी के लिए धड़कता है और किसी के लिए नहीं। रूहानी ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, मैं समझ सकती हूँ रेहान, जिसने हमारी जान बचाई हो उन्हें इस तरह से छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। रावी तुम्हारी दोस्त है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और कोई भी बीवी पति पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं करती। और रही बात कैंडी की, तो वह भी मासूम बच्ची है वो अभी। मैंने भी देखा है अपनी मिष्टी को तुम्हारी याद में तड़पते हुए, तो भला मैं उस बच्ची से उसके डैड के प्यार को कैसे छीन सकती हूँ। फिर रूहानी ने रेहान के सिरे पर अपना सिर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, तुम्हें शायद मैं याद रहूं या ना रहूं, पर तुमने प्यार हमेशा मुझसे ही किया है और अब भी तुम्हें दोबारा प्यार मुझसे ही होगा, क्योंकि याददाश्त मिट सकती है लेकिन दिल में बसे एहसास नहीं। तभी उनके रूम का डोर ओपन हुआ और मिष्टी अपने छोटे छोटे पैरों से अंदर भागती हुई आई। रेहान और रूहानी दोनों की ही नज़रें मिष्टी की तरफ गई। मिष्टी को देखकर रूहानी ने जल्दी से अपनी नम आंखों को पोंछ लिया और मुस्कुराकर मिष्टी की तरफ देखने लगी। मिष्टी जल्दी से आकर बेड पर चढ़ गई और अपने दोनों छोटी छोटी बाहें रेहान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, डैड गोदी में उठाओ ना।
तो रेहान ने भी मुस्कुराकर मिष्टी को अपनी गोदी में ले लिया और प्यार से उसके गालों को चूम लिया। फिर मिष्टी ने रेहान की तस्वीर की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो डैड, मैंने कहा था ना आपकी फ़ोटो लगी हुई है हमारे रूम में। आपको पता है मैं रोज़ इस फ़ोटो से बात करती थी, आप मेरी सारी बातें सुनते थे ना। मिष्टी की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर रेहान को मिष्टी पर बहुत प्यार आया और उसे थोड़ा सा मन ही मन दुख भी फील हुआ कि उसकी बेटी, जिसके बारे में वो कुछ जानता तक नहीं था, वह उसकी तस्वीर से बातें किया करती थी। रेहान के दिल में कहीं ना कहीं टीस सी उठी। उसने मिष्टी को अपने गले से लगा लिया और उसके सिर को चूमते हुए कहा, हाँ बेबी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता था, इसलिए तो मैं वापस लौट आया हूँ कि मेरी मिष्टी को मेरी तस्वीर से बातें ना करनी पड़े और वह सीधा मुंह से बात कर सके। रूहानी मुस्कुराते हुए दोनों बाप बेटी को देख रही थी। आज उसे अपनी मिष्टी के चेहरे पर वह खुशी नजर आ रही थी जो वह हमेशा से देखना चाहती थी, क्योंकि मिष्टी जब भी औरों के डैड को देखती थी तो अक्सर उदास हो जाया करती थी। हालांकि वीर और विक्रांत ने भी उसे बहुत प्यार दिया था, लेकिन एक बाप का प्यार तो एक बाप ही दे सकता है ना। रूहानी ने रेहान से कहा, अब तुम इससे बात करो, मैं खुद अपने हाथों से डिनर रेडी करूंगी, वह भी तुम्हारी पसंद का। रेहानी अपने पलकें झपकाई और रूहानी रूम से बाहर आ गई। फिर रेहान मिष्टी को गोद में लिए ही बेड पर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। मिष्टी भी अपनी क्यूट क्यूट बातों से रेहान के फेस पर स्माइल ले आई। तभी रेहान के दिमाग में कैंडी का मासूम सा चेहरा आया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि जब कैंडी को पता चलेगा कि उसके डैड वहाँ से चले गए हैं तो वह कितना सैड हो जाएगी। कुछ सोचकर रेहान ने मिष्टी से कहा, बेबी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठो, मुझे अभी किसी को फ़ोन करना है। तो मिष्टी ने रेहान से कहा, डैड आप कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना। तो रेहान ने मिष्टी की फूले हुए गालों को पिंच करते हुए कहा, नहीं बेबी, अब तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं हमेशा अपनी मिष्टी के पास रहूँगा, ठीक है ना। तो मिष्टी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और रेहान के गोद से उतर गई। रेहान अपना फ़ोन लिए बालकनी की तरफ चला गया। उसने रावी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी पर रावी फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। रेहान ने 2-3 बार रावी का नंबर डायल किया, लेकिन हर बार वही रिजल्ट। रावी उसका फ़ोन पिक कर ही नहीं रही थी। रेहान समझ गया कि रावी उससे नाराज़ है। उसने गहरी सांस ली और वापस फ़ोन अपनी पॉकेट में रखते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। वह अब कैंडी को मिस कर रहा था और उसे एक बार बात करना चाहता था। वह जानता था कि कैंडी उसके बिना बिल्कुल नहीं रहती है और वह मासूम सी बच्ची भला इन सब बातों को कहाँ समझ पाती। वहीं नीचे हॉल में दादी ने अपने सिर को पकड़ा हुआ था। रेहान की हालत सुनकर दादी और दादू दोनों ही परेशान थे। दादी ने परेशानी से विक्रांत से कहा, यह सब क्या हो गया? मेरे रेहान को कुछ भी याद नहीं, उसे मैं भी याद नहीं जिसने उसे पाला पोसा। कब आएगी उसकी याददाश्त वापस? तो वीर ने कहा, दादी आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी मैंने शिवाय को बुलाया है, वह भी बेस्ट सर्जन है। और आपको याद था ना कि देविका दी के केस में उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि रेहान का केस भी उसे ही दे दिया जाए। अभी वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी मेन एड्रेस से शिवाय और देविका अंदर आए। देविका ने आते ही विक्रांत से पूछा, विक्रांत जो मैंने सुना क्या वह सच है? क्या हमारा रेहान लौट आया है? विक्रांत और वीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए देविका से कहा, हाँ दी, आपने जो सुना वह सच है, हमारा रेहान अब वापस आ चुका है। सुहाना ने देविका का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, अब हमारे घर की खुशियाँ लौट आई है दी। हमारी रूहानी को रेहान जीजू और हमारी मिष्टी को उसके डैड मिल गए हैं। देविका की आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं शिवाय ने भी सोफे पर बैठते हुए पूछा, तो यह सब मिरेकल हुआ कैसे, बताओ ना। तो विक्रांत ने उसे शॉर्ट में सारी बातें बता दी। शिवाय ने सारी बातें सुनकर फिर कुछ याद करते हुए पूछा, क्या तुम डॉक्टर रावी की बात कर रहे हो, जो वर्ल्ड की बेस्ट सर्जन में गिनी जाती है? तो विक्रांत ने कहा, हाँ वही डॉक्टर रावी, उनकी ही बदौलत रेहान हमें सही सलामत मिला है, पर उसकी याददाश्त जा चुकी है। फिर कुछ सोचते हुए, पर तुम डॉक्टर रावी को जानते हो? तो शिवाय ने कहा, मैं पर्सनली तो नहीं जानता, बस 1-2 बार एक सेमिनार में उनसे मुलाकात हुई थी, वह भी अब्रॉड में। तो वीर ने कहा, शिवाय हम चाहते हैं कि अब तुम रेहान का केस तुम हैंडल करो। तो शिवाय ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल
मैं ऐसा बिल्कुल ज़रूर करूँगा और इसके लिए मुझे डॉक्टर रावी से भी मिलना होगा ताकि रेहान की सारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मैं उनसे जान सकूँ। वैसे रेहान है कहाँ? तो माहिरा ने कहा, रेहान जी रूहानी से बात करने गए हैं, बस आते ही होंगे। तभी रूहानी जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, जब उसने शिवाय को देखा तो खुश होते हुए बोली, भाई आप आ गए। तो शिवाय की भी नज़र रूहानी की तरफ गई। रूहानी भागते हुए शिवाय के सीने से लग गई और खुश होते हुए बोली, भाई रेहान लौट आए, वह मेरे पास लौट आए भाई। तो शिवाय ने भी खुश होते हुए रूहानी के सर को चूम लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है रूहानी, मेरी बहन की जिंदगी में उसकी खुशियां लौट आई है। अब तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, रेहान की याददाश्त भी लौट आएगी। तो रूहानी ने सिर उठाकर शिवाय की तरफ देखा और कहा, भाई आप इसमें हमारी हेल्प करेंगे ना, क्योंकि रेहान हमें नहीं पहचानता है, रेहान अपनी फैमिली को नहीं जानता है भाई। तो शिवाय ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं खुद इस केस को हैंडल करूंगा और खुद रेहान का ट्रीटमेंट भी करूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो रेहान की याददाश्त जल्दी लौट आएगी। अब उसने रेहान को वापस हमारे पास लौटाया ही है, तो इसमें भी हमारी हेल्प करेगा। रूहानी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर रूहानी दादी के पास आई और खुश होते हुए बोली, दादी मैं आज सारा डिनर खुद अपने हाथ से तैयार करूंगी, वह भी रेहान की पसंद का। दादी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ मेरी बच्ची। रूहानी खुश होते हुए किचन की तरफ चली गई। सभी लोगों की आंखों में आज एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि इतने सालों बाद उन्होंने रूहानी के चेहरे पर वह खुशी देखी थी जो पिछले 4 सालों में कहीं खो सी गई थी। और कहीं ना कहीं अब सबके मन में एक राहत थी कि रूहानी का अकेलापन अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब जानते थे कि रूहानी सिर्फ सबको दिखाने के लिए मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। वह अपना दुख अक्सर लोगों से छुपा जाती थी। रात का वक्त डाइनिंग हॉल में पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठ साथ में डिनर कर रही थी। रूहानी ने सारा खाना आज रेहान की मनपसंद का बनाया था। रूहानी रेहान के बगल में ही बैठी हुई थी और रेहान से पूछ पूछ कर उसके प्लेट में उसकी पसंद का खाना सर्व किए जा रही थी। रेहान ने उसे रोकते हुए कहा, बस कीजिए, आप कितना सर्व करेंगी, मैं खा चुका हूँ। तो रूहानी ने जिद करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया है, तुमने वह तो खाया नहीं कहकर रूहानी ने हलवा कटोरी में सर्व किया और रेहान के प्लेट में रख दिया और कहा, यह तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, यह तुम्हारी पसंद का है। रेहाना भी एक चम्मच से हलवा खाने ही वाला था कि तभी उसके साइड में रखा हुआ फोन रिंग करने लगा। रेहान और रूहानी दोनों की ही नजरें एक साथ फोन की स्क्रीन पर गई, जिस पर रावी का नंबर फ्लैश हो रहा था। रावी का नंबर देखकर रेहान की आंखों में जहां चमक आ गई, वहीं रूहानी का चेहरा उतर गया कि रावी इस वक्त रेहान को क्यों फोन कर रही है। लेकिन फिलहाल के लिए उसने इस बात को इग्नोर किया। रेहान ने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे फ़ोन अटेंड करना होगा, कहकर रेहान फ़ोन लेकर वहाँ से थोड़ी दूर चला गया। वहीं रूहानी अब खाना खाते हुए रेहान की तरफ ही देख रही थी, जो दूर खड़ा होकर रावी से बात कर रहा था। वही माहिरा जो रूहानी के ही बगल में बैठी हुई थी, उसने रूहानी के हाथ पर अपना हाथ रखा और पलके झपकाते हुए कहा, रिलैक्स, थोड़ा वक्त लगेगा पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तो रूहानी ने भी फीकी सी स्माइल के साथ अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बात करने के बाद रेहान वापस डाइनिंग टेबल की तरफ आया और दादी से बोला, दादी मुझे अभी जाना होगा, वह कैंडी मेरे बिना बहुत रो रही है। तो दादी ने पहले रेहान की तरफ देखा और फिर रूहानी की तरफ। तो रूहानी ने ना चाहते हुए भी अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया। तो दादी ने गहरी सांस ली और फिर रेहान से कहा, ठीक है बेटा, पर जल्दी आना और ड्राइवर को साथ में लेकर जाना। तो वीर ने खड़े होते हुए कहा, रेहान मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो रेहान ने कहा, नहीं तुम रहने दो, मैं वैसे भी जल्दी वापस आ जाऊंगा, कहकर रेहान वहां से चला गया। दादी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, यह उलझे हुए रिश्ते कब वापस पहले जैसे हो जाएंगे, कब सब कुछ पहले की तरह ठीक होगा। तो शिवा ने दादी से कहा, दादी आप चिंता मत कीजिए, जब इतना कुछ सही हो चुका है तो आगे और भी बहुत कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिए। तो दादू ने थकी हुई आवाज में कहा, अब तो बस सब ऊपर वाले का ही सहारा है, जब उसने हमें रेहान को वापस लौटा दिया है तो उसकी याददाश्त भी जल्दी ही वापस लौट आएगा। डिनर करने के बाद रूहानी अपने रूम में आ गई। रूहानी की नज़र अपने बेड पर गई, जहाँ पर मिष्टी खेलते खेलते सो गई थी। रूहानी ने प्यार से अपनी बेटी की तरफ देखा और उसके बगल में ही लेटते हुए उसके सिर को सहलाने लगी। अपनी बेटी को सुकून से सोते हुए देखकर रूहानी के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने झुककर अपनी बेटी के सॉफ्ट गाल को किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। रूहानी काफ़ी देर तक रेहान के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी,
वहीं दूसरी तरफ रेहान रावी के घर के डोर के बाहर खड़े हुए डोरबेल प्रेस कर रहा था। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद ही मैड ने डोर ओपन कर दिया। रेहान जल्दी से अंदर आते हुए बोला, कहाँ है कैंडी? वह ठीक तो है ना? तभी सामने हॉल में ही कैंडी रावी की गोद में बैठी रो रही थी। मम्मा, डैड कब आएंगे? वह कहाँ चले गए? तभी रावी की नज़र सामने रेहान पर गई। रेहान ने जब कैंडी को इतना रोते हुए देखा तो जल्दी से उसके पास आकर कैंडी को रावी की गोद से ले लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, इतना रो क्यों रही हो? तो अपने डैड को देखकर कैंडी ने कसकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और कहा, डैड कहाँ चले गए थे आप? मैंने कब से आपको नहीं देखा। तो रेहान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कहीं नहीं गया था बच्चा, थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं गया था। पर तुम इतना रो क्यों रही हो? अब डैड वापस आ गए हैं ना, तो अब रोना बंद करो। तो कैंडी ने कहा, डैड आप वापस तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? अब रेहान उसकी इस बात का क्या जवाब देता? उसके मासूम से सवाल का रेहान के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, तुमने डिनर किया? तो कैंडी ने अपना सिर नाम में हिलाया। तो रेहान उसे गोद में लेकर एक चेयर पर बैठ गया और बोला, चलो आज मैं अपनी कैंडी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। कहकर रेहान ने एक प्लेट में कैंडी के लिए थोड़ा सा खाना सर्व किया और धीरे धीरे उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। वहीं रावी सोफे पर बैठे हुए नम आंखों से रेहान को देख रही थी। हालांकि रावी रेहान को फ़ोन नहीं करना चाहती थी, पर कैंडी उसे संभाल ही नहीं रही थी। उसने कैंडी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मासूम सी बच्ची भला इन बातों को कैसे समझती। कुछ देर रेहान ने कैंडी को खाना खिला दिया और उसे गोद में लेकर अपने रूम की तरफ जाते हुए बोला, चलो अब मेरी बेबी मेरे पास सोएगी ना मेरे पास? तो कैंडी ने कहा, हाँ डैड, आप मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। तो रेहान ने भी प्यार से कहा, मैं भला अपनी कैंडी को छोड़कर कहीं क्यों जाऊंगा? कहकर रेहान उसे लेकर बेड पर ही लेट गया और उसके सिर को धीरे धीरे थपकियां देने लगा। दरअसल रेहान के मन में खुद कई सारी उलझनें चल रही थी। एक तरफ उसकी खुद की बेटी थी जो इतनी सालों तक अपने बाप के प्यार से दूर रही, तो दूसरी तरफ कैंडी थी जिसने होश संभालते ही रेहान को ही अपना डैड माना था। अब जिंदगी ने रेहान को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसे कैंडी और मिष्टी में से किसी एक को चूज करना था और वह दोनों को ही नहीं छोड़ सकता था। कुछ देर बाद ही कैंडी सो गई तो रेहान ने उसे आहिस्ता से पिलो पर सुलाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी उसकी नज़र डोर पर खड़ी हुई रावी पर गई जो हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। रेहान ने रावी के पास आकर कहा, बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रावी ने भी एक नज़र अपनी बेटी की तरफ देखा और बाहर हॉल में आ गई। रेहान ने रावी से पूछा, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? तो रावी ने कहा, क्यों करती मैं तुम्हारा फ़ोन पिक रेहान, और वैसे भी तुम्हारा मेरा रिश्ता भी क्या है, और तुम अपनी फैमिली के पास चले गए हो तो जाहिर सी बात है शायद तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं आए मेरा तुमसे बात करना। रावी की बात सुनकर रेहान को अचानक ही रूहानी का ख्याल आया। उसने तो एक बार भी नहीं सोचा कि रूहानी को कितना बुरा लगा होगा कि वह ऐसे यहाँ रावी के पास चला आया था। उसने रावी से दोबारा कहा, मैं यहाँ तुमसे नहीं कैंडी से मिलने आया हूँ। तुमने देखा ना उसकी क्या हालत थी मेरे बिना, और मुझे भी कैंडी की फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। रावी ने, जो अब तक रेहान की तरफ पीठ किए खड़ी थी, उसने पलटकर रेहान की तरफ देखा और कहा, कब तक तुम ऐसा करते रहोगे रेहान? बोलो। मैं खुद चाहती हूँ कि अब कैंडी को तुम्हारे बिना रहने की आदत हो, क्योंकि तुमने तो अपने परिवार को चुन लिया ना और हमें छोड़ दिया, तो हमें भी अब धीरे धीरे तुम्हारे बिना रहने की आदत डालनी होगी। और फिलहाल कैंडी सो गई है तो तुम भी यहाँ से जाओ, सुबह वह जागेगी तो मैं उसके सामने कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। तो रेहान ने गहरी सांस ली और फिर रावी के कंधे को पकड़ते हुए कहा, रावी, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, न मैंने कैंडी को छोड़ा है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और कैंडी उसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ और उसे बहुत प्यार भी करता हूँ। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? तो रावी ने रेहान का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है, उसके बावजूद भी तुम यह बात कह रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए यह सब आसान है? मेरे लिए बहुत मुश्किल है यह सब, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा। रेहान ने रावी को समझाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो
और मैं एग्री करता हूँ तुम्हारी बात से, लेकिन अचानक से तुम कैंडी को मुझसे दूर कर दोगी तो उसकी छोटे से मन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो फिर रावी ने भी नम आंखों से रेहान की तरफ देखा और कहा, तो फिर मैं क्या करूँ रेहान? मैं नहीं चाहती कि मेरी और कैंडी की वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़े। मैं भी एक औरत हूँ और समझ सकती हूँ कि कोई भी औरत यह बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी दूसरी औरत के पास जाए या उसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस वह दूसरी औरत को दे, भले ही वह उसकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों न रही हो। कहीं ना कहीं रावी की बात सही थी। तो रेहान ने अब उसे इस बात पर कुछ नहीं कहा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन अगर मैं फ़ोन करूँ तो मेरी बात कैंडी से करवा दिया करो। ऐसे अचानक से उसे मुझसे दूर मत करना। तुम जानती हो ना कि मैं कैंडी को कितना प्यार करता हूँ। रावी ने उसकी बात का जवाब दिए बिना ही कहा, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारी बीवी और बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। कहकर रावी अपने रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर इस वक्त रेहान ने कैंडी को सुलाया था। रेहान ने उसे जाते हुए देखा और अपने कदम मेन डोर की तरफ बढ़ा दिए। लेट नाइट रेहान अपने रूम में आया तो उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ पर रूहानी मिस्टी को अपनी बाहों में भरे सो रही थी। उन दोनों को देखकर रेहान को अंदर ही अंदर जैसे सुकून का एहसास हो रहा था। उसका मन, जो कुछ देर पहले तक बहुत ही ज़्यादा बेचैन था, जैसे उसे एक राहत से मिल रही थी। सही तो कहा था रूहानी ने कि चाहे वह उसे पहचाने या न पहचाने, लेकिन उसके प्यार का एहसास रेहान के मन से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और यही प्यार का एहसास सुकून बनकर रेहान के दिल में बसा हुआ था। रेहान जाकर मिष्टी के दूसरी तरफ लेट गया। उसने आहिस्ता से मिष्टी को रूहानी की बाहों से थोड़ा दूर किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मिष्टी अब सुकून से अपने डैड के सीने में छिपी हुई थी। रेहान एकटक रूहानी को देख रहा था। रूहानी सोते हुए बिल्कुल मिष्टी की तरह ही लग रही थी, एकदम मासूम मासूम सी। रेहान चाहकर भी अपनी नज़र रूहानी के मासूम चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। भले ही उसे रूहानी के बारे में कुछ भी याद ना हो, लेकिन एक हिजाब वह रूहानी को देखकर महसूस कर रहा था। उसके हाथ रूहानी के गाल को छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तभी उसने अपने हाथ रोक लिए और अपने हाथ को वापस अपनी तरफ खींच लिया। उसके मन में अभी भी एक झिझक थी और वह क्यों थी यह वह भी नहीं जानता था, पर फिलहाल के लिए उसने यह सब वक्त पर छोड़ दिया था और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त। रेहान ने जैसे ही करवट बदलनी चाहिए, उसे अपने ऊपर ही एक भार सा महसूस हुआ। रेहान ने उनिंदी आंखों से देखा। रूहानी उसके सीने से लगी हुई सो रही थी और उसने अपना सिर रेहान के सीने पर रखा हुआ था। रूहानी के सिल्की बाल रेहान के चेहरे पर आ रहे थे और रूहानी के आधे चेहरे को ढके हुए थे। रूहानी को ऐसे सोते देखकर कुछ पल के लिए तो रेहान उसे देखता ही रह गया। रूहानी का इस तरह से अपने करीब आना उसे अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। इसलिए उसने रूहानी को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। रेहान काफ़ी देर तक रूहानी के चेहरे को देखता रहा। तभी उसके जहन में रूहानी की आवाज़ गूंजने लगी, रेहान मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना। यह आवाज़, जो पिछले 4 सालों से रेहान को परेशान करती थी, बेचैन कर देती थी, लेकिन आज उसे यह आवाज़ सुकून पहुंचा रही थी, क्योंकि जिसकी यह आवाज़ थी वह खुद उसके पास थी। रेहान ने रूहानी के बालों को अपने चेहरे से थोड़ा साइड किया और फिर बड़े ही प्यार से रूहानी के चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से हटाया। रेहान की उंगलियां अपने चेहरे पर महसूस होते ही रूहानी के फेस पर भी स्माइल आ गई। रूहानी नींद में मुस्कुरा रही थी और यह देखकर रेहान को वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी रूहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जब उसने महसूस किया कि इस वक्त वह रेहान के सीने पर सिर रखे सो रही है, तो उसने नज़रें उठाकर रेहान की तरफ देखा और उसकी नज़र रेहान की नज़रों से मिली, जो उसे अभी भी उसे ही देख रहा था। रूहानी थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए उठी और बोली, सॉरी, वह नींद में मुझे पता ही नहीं चला। दरअसल रूहानी को लग रहा था कि रेहान की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए उसे शायद रूहानी का ऐसे पास आना थोड़ा अजीब लगे। वह रेहान को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहती थी। रूहानी के ऐसे दूर हो जाने से रेहान को थोड़ा अच्छा तो नहीं लगा, पर उसने रूहानी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। रूहानी, जो बेड पर ही बैठे हुए रेहान को जाते हुए देख रही थी, अब उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी और उसके गाल शर्म से गुलाबी हो रहे थे। इतने सालों बाद रूहानी रेहान के सीने से लगी हुई सो रही थी और वाकई में उसे इतने वक्त बाद एक सुकून की नींद नसीब हुई थी। वरना जब भी वह रेहान की साइड की खाली जगह को देखती थी तो कभी एक रात ऐसी नहीं होती थी जब वह रोते हुए ना सोई है।
वह उस वक्त रेहान को बहुत मिस करती थी, इसलिए रूहानी ने अब तक मिष्टी का अलग रूम नहीं बनवाया था। वह मिष्टी को जब भी अपनी बाहों में लेकर सोती थी तो उसे रेहान के करीब होने की फीलिंग महसूस होती थी। रूहानी उठकर बालकनी की तरफ चली गई। आज की सुबह पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा खूबसूरत सुबह थी और आज रूहानी के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। रूहानी ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर उस ताजी हवा को महसूस किया। बाहर चल रही मंद मंद हवा में रूहानी के सिल्की बाल लहरा रहे थे। रूहानी ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा और कहा, थैंक यू भगवान जी, मेरी रेहान को मुझे लौटाने के लिए। रूहानी ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। रूहानी ने आंखें बंद किए ही कहा, रेहान। रेहान ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, हाँ जान, मैं हूँ। रेहान बहुत ही प्यार से रूहानी की नेक को किस कर रहा था। फिर उसने झटके से रूहानी को पलटा, उसकी कमर पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, बहुत मिस किया ना मुझे। तो रूहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रेहान की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ बहुत मिस किया तुम्हें। अब मुझसे दूर मत जाना वरना तुम्हारी रूहानी मर जाएगी। रेहान ने रूहानी के होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, मेरी बीवी को मरने की भी परमिशन नहीं है रूहानी। रूहानी को इतने वक्त बाद पहले की तरह डोमिनेट रेहान को इतने वक्त बाद पहले की तरह डोमिनेट बिहेव करते देख रूहानी के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं रेहान ने रूहानी के चेहरे को अपने करीब कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इसी के साथ रूहानी की आंखें भी बंद हो गई, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह यहाँ अकेली खड़ी है। उसने अपनी आंखें खोलकर आसपास रेहान को ढूंढा। तब उसे समझ आया कि वह एक सपना देख रही थी। उसने हंसते हुए अपने सिर को टैप किया और कहा, रूहानी, तुम्हारा यह सपना भी जल्द पूरा होगा और तुम्हारा रेहान तुम्हें पहले की तरह ही बड़ी शिद्दत से प्यार करेगा। सोचते हुए रूहानी रूम के अंदर आ गई। रूहानी अभी भी अपनी सोच में ही थी कि तभी वह जाकर रेहान से टकराई। इससे पहले कि रूहानी नीचे गिरती, रेहान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रेहान का एक हाथ रूहानी की बैक पर था तो दूसरा हाथ रूहानी की कमर पर था और इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रेहान के भीगे हुए बालों से टपकती हुई बूंद जैसे ही रूहानी के गालों पर गिरी, अचानक से रूहानी अपनी होश में आई। रूहानी ने अपनी सिचुएशन देखी, फिर रेहान से कहा, रेहान। रेहान ने जब रूहानी के मुंह से अपना नाम सुना तब जाकर वह खुद भी होश में आया। उसने रूहानी को सीधा खड़ा करते हुए कहा, आप ठीक तो है ना? तो रूहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी रूहानी की नज़र रेहान की मस्कुलर बॉडी पर गई। इतने वक्त बाद भी रेहान की फिजिकल बॉडी में बिल्कुल अंतर नहीं आया था। आज भी उसकी बॉडी वैसे ही स्ट्रांग और मस्कुलर नजर आ रही थी। इसे देखकर रूहानी का दिल एक पल के लिए तो धड़कना ही भूल गया। वहीं रूहानी की नज़र खुद पर इस तरह से देखकर रेहान के फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। रेहान को इतना तो समझ आ गया कि रूहानी का उसके करीब आना और उसे ऐसे देखना उसे अजीब नहीं लगता था। पता नहीं क्यों, पर उसे अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग महसूस होती थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और मिष्टी भागते हुए अंदर आई। मिष्टी की नींद जब सुबह खुली थी तो वह खुद अपने मॉम और डैड के बीच में से उठकर बाहर भाग गई थी। इसी वजह से रूहानी और रेहान दोनों ही नींद में एक दूसरे के करीब आ गए थे, जिसका पता उन दोनों को ही नहीं चला था। मम्मा, डैड, गुड मॉर्निंग। मिष्टी की आवाज़ सुनकर दोनों का ही ध्यान एक साथ मिष्टी पर गया। रूहानी ने झेपते हुए अपनी नज़र मिष्टी की तरफ से फेर ली। उसे पता ही नहीं चला कब से वो रेहान को इस तरह से देख रही थे। वहीं रेहान ने एक नज़र रूहानी की तरफ देखा और आगे बढ़कर मिष्टी को अपनी गोद में उठा लिया। मिष्टी ने रेहान के गाल पर किस किया। डैड, गुड मॉर्निंग। तो रेहान ने भी मिष्टी के गाल पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? तो मिष्टी ने अपनी टमी पर हाथ रखते हुए कहा, वो मुझे बहुत ही भूख लगी थी ना इसलिए, पर मम्मा सो रही थी इसलिए मैं खुद चली गई। फिर मासी ने मुझे दूध बना कर दिया और फिर मैं वापस यहाँ आ गई। रूहानी ने रेहान से कहा, मैं शावर लेकर आती हूँ। कहकर रूहानी जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसे अभी भी रेहान के सामने बहुत शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि रेहान और वो करीब 4 साल तक एक दूसरे से दूर रहे थे। तो रूहानी के मन में वही पहले वाली झिझक आने लगी थी। रेहान ने एक नज़र रूहानी को जाते हुए देखा और फिर मिष्टी को बेड पर बैठाते हुए कहा, बेबी आप 2 मिनट मेरा वेट करो, मैं बस अभी चेंज करके आया। तो मिष्टी भी आराम से आलती पालती मारकर बेड पर बैठ गई और रेहान चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। हॉस्पिटल शिवाय रावी के कैबिन में उसके सामने ही चेयर पर बैठा हुआ था। दोनों ही फेस एक्सप्रेशन इस वक्त देखकर लग रहा था जैसे किसी सीरियस मुद्दे पर बात चल रही हो। दोनों ही इस वक्त प्रोफेशनली एक दूसरे से बात कर रहे थे। शिवाय ने एक फाइल को देखते हुए रावी से पूछा, आपको क्या लगता है
रेहान की याददाश्त वापस आने के कितने चांसेस हैं? रावी ने कुछ सोचते हुए कहा। डॉक्टर शिवाय, रेहान की हेड इंजरी बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। इस वजह से मैंने उनकी सेकेंड सर्जरी करने का रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि पहली सर्जरी में ही रिस्क काफ़ी ज़्यादा था और रेहान के ठीक होने के चांसेस सिर्फ 5% थे। बस आप यह मानिए कि ये एक मेरिकल ही था रेहान का इस तरह से ठीक होना। लेकिन अगर आप उसकी सेकेंड सर्जरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सारी ज़रूरी टेस्ट करने होंगे। पर अगर मैं आपको सलाह दूँ, आप यह रिस्क ना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो शिवानी फाइल बंद कर डेस्क पर रखते हुए कहा, मैं फ़िलहाल सारे टेस्ट करने के बाद ही डिसीजन लूँगा कि रेहान की सर्जरी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स को देखकर मुझे लग रहा है कि चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आप यह भी जानती हैं ना कि अगर यह सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो रेहान अपनी उन 4 सालों की मेमोरी को खो देगा। इन 4 सालों में वह किस किस से मिला, किसके साथ रहा, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसे याद रहेगा तो 4 साल पहले का वक्त। शिवाय की बात सुनकर रावी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वहीं शिवाय गौर से रावी के चेहरे को देख रहा था। तभी शिवाय ने रावी से पूछा, वैसे मिस रावी, आपने रेहान की सेकेंड सर्जरी करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे नहीं लगता कि 4 साल का वक्त थोड़ा कम होता है। 4 साल हो चुके थे। आप चाहती तो उसके सारे टेस्ट दोबारा करवा सकती थी। कम से कम यह डाउट तो क्लियर होता ना कि सेकेंड सर्जरी करवानी चाहिए कि नहीं। रावी शिवाय की बात सुनकर थोड़ी परेशान हो गई और बोली, मैंने ऐसा सोचा था पर मेरी हिम्मत नहीं हुई यह डिसीजन लेने की। शिवाय ने रावी की बात पूरी होने से पहले ही कहा, हिम्मत नहीं हुई? यह हिम्मत करने की आपने ज़रूरत महसूस ही नहीं की। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि अगर रेहान की मेमोरी वापस आ जाती तो वह आपको भूल जाएगा? शिवाय की बात सुनकर रावी के चेहरे पर थोड़े ऐसे भाव आ गए जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर रावी ने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, मिस्टर शिवाय, आप जानते हैं ना आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो शिवाय ने कहा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मिस रावी, मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में ऐसा ही था? शिवाय की बात सुनकर रावी ने अब थोड़ा गुस्से से कहा, हाँ ऐसा ही था, और मैं नहीं चाहती थी कि आदित्य हमें भूल जाए। हाँ, मैं इन मामले में थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, क्योंकि एक तो इस सर्जरी में काफ़ी रिस्क था और दूसरा अगर ये सर्जरी कामयाब भी हो जाती तो रेहान हमें पूरी तरह से भूल जाता। क्या आप कभी भी यह चाहेंगे कि आप जिससे प्यार करते हैं वह आपको भूल जाए? बोलिए, 4 साल का वक्त कम नहीं होता है। मैं, आदित्य और कैंडी तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे हैं, तो बताइए कैसे मैं अपनी फैमिली को टूटने देती? अगर मैं इन मामले में थोड़ी सी स्वार्थी भी हो गई हूँ तो क्या गलत किया मैंने? कहते हुए रावी की आंखें नम हो गई। शिवाय को कहीं ना कहीं उसके इमोशंस भी समझ आ रहे थे, पर फिलहाल वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने डेस्क पर रखे पानी के गिलास को रावी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस रावी, मेरा इरादा आपके इमोशंस को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन प्रोफेशनली मैं चाहूँगा कि आप इसमें मेरे साथ कॉपरेट करें। रावी ने एक घूंट पानी पीने के बाद गिलास वापस डेस्क पर रखे एक लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, आपको मुझसे जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं आपको दूंगी, लेकिन इस केस में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स आप देख ही चुके हैं। बाकी आप लोग रेहान की फैमिली वाले हैं तो उसका अच्छा बुरा ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। शिवा ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप वह फाइल उठाकर रावी के केबिन से बाहर निकल गया। रावी ने शिवाई को रूम से बाहर जाते हुए देखा और फिर चेयर से अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। रेहान राठौर रूहानी जब रेडी होकर नीचे आई तो उस वक्त दादी हॉल में ही पंडित जी के साथ बैठी हुई थी। दादी ने रूहानी को नीचे आते हुए देखा और कहा, सुहाना बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। रूहानी, बेटा इधर आओ। तो रूहानी दादी के पास जाकर बैठ गई। दादी ने रूहानी से कहा, बेटा रेहान सही सलामत वापस आ गया है। अब मैं रेहान की सेहत के लिए एक पूजा करवाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ इसमें रेहान और तुम दोनों साथ में बैठो। तो रूहानी ने कहा, जी दादी, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम इस पूजा में ज़रूर बैठेंगे। तभी पंडित जी ने दादी से कहा, माँ जी कल का मुहूर्त शुभ है, कल ही आप ये पूजा करवा लीजिए। तो दादी ने कहा, शुभ काम में भला देरी क्यों? पंडित जी ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है, कल फिर मैं सुबह वक्त पर ही पहुंच जाऊंगा। दादी ने भी खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, और कल सारी पूजा की तैयारी हम लोग कर लेंगे। पंडित जी वहां से चले गए। फिर दादी ने रूहानी से कहा, रूहानी तुम देविका और शिवाई को भी फ़ोन करके इनवाइट कर लेना कि कल पूजा पर वक्त पर आ जाए। तो रूहानी ने कहा, जी दादी, मैं बस अभी उन्हें फ़ोन करके बता देती हूँ। रूहानी दादी से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र मैन एंड्रेस की तरफ गई और कन्फ्यूजन से सामने से आ रही रावी और कैंडी को देख रही थी। रावी कैंडी का हाथ पकड़े अंदर आ रही थी। रावी को अपनी बच्ची के साथ यहाँ आते देखकर रूहानी ने पहले दादी की तरफ देखा तो दादी और रूहानी दोनों के ही चेहरे पर थोड़े कन्फ्यूजन वाले एक्सप्रेशन थे।
रावी उनकी तरफ आ ही रही थी, तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रेहान ने रावी और कैंडी को देखा। कैंडी की नज़र जैसे ही रेहान पर गई, वह रावी का हाथ छुड़ाकर रेहान की तरफ भाग गई। डैड! रेहान पहले तो रावी और कैंडी को देखकर हैरान हुआ, फिर उसने कैंडी को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपने हाथ आगे बढ़ाकर कैंडी को अपनी गोद में उठा लिया। रावी ने शिकायती लहजे में कहा, आप मुझे सोता हुआ छोड़कर कहाँ आ गए थे? कैंडी ने शिकायती लहजे में कहा, आप मुझे सोता हुआ छोड़कर कहाँ आ गए थे? मैंने आपको कहा था ना मुझे छोड़कर मत जाना, फिर भी आप यहाँ आ गए। अब मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। रेहान ने कैंडी के गालों को सहलाते हुए कहा, कैंडी, मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने तुम्हारी मॉम को बता दिया था। फिर रेहान कैंडी को गोद में उठाए रावी के पास आया और बोला, रावी, तुम यहाँ आने वाली थी, तुमने बताया नहीं। तो रावी ने पहले कैंडी की तरफ देखा और फिर रेहान से कहा, वह कैंडी सुबह सुबह जिद कर रही थी तुमसे मिलने की, और इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। फिर उसने रूहानी और दादी की तरफ देखा, जो अभी भी उसे ही देख रही थी। रावी रूहानी के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, देखिए, आप मुझे गलत मत समझना, मेरा यहाँ आने का गलत इंटेंशन नहीं था, बस मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही अटैच है आपके हस्बैंड से, इस वजह से उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूहानी ने एक नज़र रेहान की तरफ देखा और फिर रावी से कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, कभी कभी बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर कैंडी यहाँ रेहान से मिलने आती है तो। रेहान कैंडी को गोद में लिए सोफे पर ही बैठ गया। वहीं रूहानी जैसे ही रेहान के बगल में आकर बैठने लगी तो कैंडी ने गुस्से से रूहानी से कहा, आप यहाँ मेरे डैड के पास क्यों बैठ रही हैं? मेरे डैड के पास सिर्फ मेरी मम्मा बैठ सकती हैं। कहकर कैंडी जल्दी से रेहान की गोद से नीचे उतर कर आई और रावी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए रेहान के पास लाई और रेहान के बगल में बैठते हुए बोली, मम्मा, आप ही मेरे डैड के पास बैठ सकती हैं, यह वाली आंटी नहीं। रूहानी को बहुत बुरा लगा, उसके हस्बैंड के बगल में कोई दूसरी औरत बैठी है। रेहान भी रूहानी के चेहरे पर नजर आ रहे एक्सप्रेशन को देखकर समझ रहा था और रावी को भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसलिए उसने कैंडी से कहा, नहीं कैंडी, मैं दूसरी तरफ बैठ जाऊंगी। तो कैंडी जिद करते हुए बोली, नहीं, आप यहीं बैठेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अब रूहानी को ना चाहते हुए भी कहना पड़ा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी तरफ बैठ जाती हूँ। कहकर रूहानी दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। दादी को रूहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर फिलहाल वो एक बच्ची को क्या कहती जिसे अच्छे बुरे की समझ ही नहीं थी। कैंडी अब वापस रेहान की गोद में बैठ गई और उससे बातें करने लगी। तभी वहां पर मिष्टी भी आ गई। मिष्टी ने जब अपनी डैड की गोद में कैंडी को बैठे हुए देखा तो उसे खींचकर उसकी गोद से दूर हटाने की कोशिश करने लगी। हटो, ये मेरे डैड है, तुम उनकी गोद में क्यों बैठी हो? मिस्टी ने गुस्से से कैंडी को धक्का दे दिया और कहा, तुम चुप रहो, यह मेरे डैड है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था ना कि तुम मेरे डैड को डैड नहीं कह सकती हो। कैंडी के धक्का देने से मिष्टी फर्श पर गिर गई और रोने लगी। रेहान और रूहानी ने जब मिष्टी को फर्श पर गिरे हुए देखा तो रेहान ने जल्दी से कैंडी को रावी की गोद में बैठाया और भागकर मिष्टी को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं रूहानी भी अब तक मिष्टी के पास आ गई थी। कैंडी रोते हुए अपने डैड से बोली, डैड, ये गंदी लड़की हमारे घर क्यों आई है? इसने उस दिन भी मुझे धक्का दिया था। वहीं रावी ने जब इस तरह से रेहान को अपनी बेटी को इग्नोर करते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह भला क्या बोल सकती थी। वह भी जानती थी कि कैंडी से ज़्यादा हक रेहान पर मिष्टी का है। वहीं कैंडी भी अब रावी की गोद में बैठे हुए रो रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसके डैड का मिष्टी को इस तरह से अपनी गोद में उठाना। रावी ने खड़े होते हुए कहा, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो रेहान ने उसे रोकते हुए कहा, कुछ देर कैंडी को यहीं रहने दो। तो रावी ने बिना पीछे मुड़े रेहान से कहा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर मेरी कैंडी की कोई जगह है। कहकर रावी कैंडी को लेकर वहाँ से चली गई। वहीं रेहान को भी कहीं ना कहीं कैंडी के लिए बुरा लग रहा था, पर फिलहाल मिष्टी रो रही थी तो उसे संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए रेहान मिष्टी को गोद में उठाए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। दादी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा रूहानी, कब यह सब सही होगा? उलझ कर रह गया है मेरा बच्चा इन सब में। फिर रूहानी की तरफ देखते हुए, और उलझ कर रह गई हो तुम भी, पर बेटा सब्र से काम लेना, इस वक्त सब्र से ही सब कुछ ठीक हो सकता है और रेहान को समझने की कोशिश करना। रूहानी दादी के पास ही बैठ गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं रेहान को गलत नहीं समझ रही, मैं उसकी सिचुएशन भी समझ रही हूँ और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।